नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपने तैयारी को बूस्ट कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल से मैंने जैसा बोला था कि रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज चलता रहेगा। आज फिर आपके समक्ष टीजीटी इंग्लिश वन लाइनर रिवीजन सीरीज 2 आपके समक्ष शुरू करते हैं। वन लाइनर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स। हाँ, एक चीज़ और है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों तक। शुरू करते हैं। कह रहा है कि इन 1594 शेक्सपियर ज्वाइंड एज एन एक्टिंग ट्रूप कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन। तो 1594 में उन्होंने एक एक्टिंग ट्रूप को ज्वाइन किया था जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही आगे चल करके दूसरे नाम से जाना जाता है, बताइएगा कौन सा नाम था। नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम इन एज यू लाइक इट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि एडम का रोल शेक्सपियर ने अदा किया था एज यू लाइक इट में। घोस्ट यानी फादर ऑफ हैमलेट का जो घोस्ट था, हैमलेट में उन्होंने किरदार अदा किया। कोरस हेनरी फिफ्थ में, और किंग डंकन का रोल उन्होंने अदा किया था मैकबेथ में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हैमलेट इज़ कॉल्ड मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, टी.एस. एलियट के द्वारा बोला गया है मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। किसके द्वारा? बाय टी.एस. एलियट इन हिज एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ठीक है, यही वो वर्क है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जिसमें उन्होंने आर्टिस्टिक सक्सेस और आर्टिस्टिक फेलर की बात किया था। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज में। नंबर नेक्स्ट है कि लव्स लेबर लॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ लव्स लेबर लॉस्ट जो है फ्रेंड मिड 1590 के आसपास में लिखा गया था। कह रहा है कि द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइंस ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्ले। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं ना, उसमें से सबसे ज़्यादा जो राइमिंग लाइंस मिलता है वो लव्स लेबर लॉस्ट का मिलता है। लगभग 62.2%, यानी 62.2% जो आपको बता दें हाईएस्ट परसेंटेज है राइमिंग लाइंस का लव्स लेबर लॉस्ट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडवर्ड डाउडेन क्लासिफाइड इन हिज बुक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। किसने लिखा है? एडवर्ड डाउडेन ने। शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट जो 1875 में पब्लिश होता है फ्रेंड्स, उसमें विलियम शेक्सपियर के जो लिटरेरी कैरियर है ना, उसको 4 पीरियड्स में डिवाइड किया है। तो आपको बता मैं देता हूँ कि कौन कौन से 4 वो पीरियड्स थे। कह रहे हैं पहला है इन द वर्कशॉप, सेकेंड इन द वर्ल्ड, थर्ड आउट ऑफ डेप्थ एंड फोर्थ ऑन द हाइट्स। ठीक है, ये 4 भागों में उन्होंने डिवाइड किया था। हम बात कर रहे हैं किसका? एडवर्ड डाउडेन के द्वारा क्लासिफाई किया गया था विलियम शेक्सपियर के कैरियर को। स्टैनली वेल्स वाज द चेयरमैन ऑफ द शेक्सपियर बर्थ प्लेस ट्रस्ट। देखिए, एक ट्रस्ट है फ्रेंड। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते, लेकिन जानना तो जरूरी होता है। कह रहा है कि शेक्सपियर बर्थ प्लेस ट्रस्ट एक है जिसके जो चेयरमैन है फ्रेंड थे वो स्टैनली वेल्स थे। कौन है? स्टैनली वेल्स। कब से कब? तो 1991 से लेकर के 2011 तक वो शेक्सपियर बर्थ प्लेस ट्रस्ट के चेयरमैन थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। हु रोड द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर, ए माइकल डॉब्सन है फ्रेंड्स, इन्होंने लिखा है, माइकल डॉब्सन। और आपको बता दें ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर में एक ऑथेंटिक क्रोनोलॉजी दिया है शेक्सपियर के प्लेस को। किसने? डॉब्सन साहब ने। डॉब्सन साहब ने एक ऑथेंटिक क्रोनोलॉजी दिया है विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज को। इसको ध्यान में रखिएगा। ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर एक बुक है माइकल डॉब्सन के द्वारा। नंबर नेक्स्ट फ्रेंड, द करेंट चेयरमैन ऑफ द शेक्सपियर बर्थ प्लेस ट्रस्ट। कह रहे हैं कि करेंट चेयरमैन कौन है, यानी इस समय के शेक्सपियर बर्थ प्लेस ट्रस्ट के, तो वो हैं पीटर कील। ठीक है, पीटर कील हैं। हु इज आल्सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन। और क्या हैं? इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन के डायरेक्टर जनरल भी हैं पीटर कील, और इस समय के वो शेक्सपियर बर्थ प्लेस ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। द फर्स्ट फोलियो 1623 पब्लिश्ड बाय हेमिंग्स एंड कंडेल। सब पता है फ्रेंड्स, ये वेल नन है क्वेश्चन, लेकिन बाकी के जो फोलियो आया था वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेकेंड जो फोलियोस की बात करते हैं, जो 1632 में आया था बाय एलॉट विलियम एस्प्ली, रिचार्ड हॉकिंस, रिचार्ड मेगेन एंड जॉन स्मिथविक। ठीक है, इनके द्वारा सेकेंड फोलियो पब्लिश होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नंबर थर्ड फोलियो है जो 1663 में आया था, फिलिप चेटविंडे के द्वारा ये पब्लिश किया गया था, फिलिप चेटविंडे। ठीक है, जो थर्ड फोलियो आया था 1663 में। द फोर्थ फोलियो 1685 बाई आर बेंटली, ई ब्रेविस्टर्स
आर चिसवेल एंड एच हेरिंगमैन के द्वारा पब्लिश किया गया था, फोर्थ फोलियो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेंड आपको बता दें नेट में भी पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टू नोबल किंग्समैन डिड नॉट अपीयर एनी फोलियो एडिशन। कह रहा है कि फ्रेंड द टू नोबल किंग्समैन जो है एक ऐसा ड्रामा है जो किसी भी फोलियो एडिशन में पब्लिश नहीं होता है, अपीयर नहीं होता है। आपको बता दें यह प्ले जो है 1613-14 में लिखा गया था, कोलैबोरेट किया गया है शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर के द्वारा, और फाइनली 1634 में यह प्ले पब्लिश होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 of William Shakespeare plays had already appeared in Quarto before the publication of the first folio in 1623। 1623 के फर्स्ट फोलियो के पब्लिकेशन से पहले करीबन विलियम शेक्सपियर के द्वारा जितने भी नाटक थे करीबन 19 वो सब ऑलरेडी पब्लिश हो चुके थे। यानी 1623 के पहले 19 ऐसे प्लेज थे जो क्वार्टो एडिशन में पब्लिश हो चुके थे। देयर वेर पब्लिश ओनली 18 प्लेज हिज डेथ इन 1616। और 1616 में लगभग 18 प्ले पब्लिश हो चुके थे। यानी 23 से पहले 19 और 1616 से पहले 18 प्लेज क्वार्टो एडिशन में पब्लिश हो चुके थे। नंबर 16 है फ्रेंड, द प्ले को-एथर्ड विद जॉन फ्लेचर द टू नोबल किंग्समैन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1634। तो कह रहे हैं को-एथर्ड है जॉन फ्लेचर के द्वारा एंड शेक्सपियर के द्वारा। प्ले का नाम है द टू नोबल किंग्समैन, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, और ये फाइनली पब्लिश होता है 1634 में, लिखा गया था 1613-14 में। डन, बढ़ते हैं आगे। अ प्ले फर्स्ट पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो लेटर पब्लिश इन क्वार्टो। बड़ा अजीब बातें हैं फ्रेंड। कह रहे हैं कि सबसे पहले यह पब्लिश हो जाता है फर्स्ट फोलियो में, उसके बाद क्वार्टो में पब्लिश होता है। उस प्ले का नाम है द टेमिंग ऑफ द श्रीव। द टेमिंग ऑफ द श्रीव बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखा गया है 1590-92 के बीच और पब्लिश होता है 1994 में। ठीक है, 1994 में। लेकिन देखिएगा ये कह क्या रहा है कि क्वार्टो एडिशन, आपको बता दें पहले ये 94 में पब्लिशिंग डेट नहीं होगा तब, क्योंकि ये कह रहा है कि पहले यह फर्स्ट फोलियो में अर्थात 1623 में फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होता है और उसके बाद क्वार्टो में आता है। तो श्योर है कि वह प्ले है द टेमिंग ऑफ द श्रीव। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। शेक्सपियर क्वाइंड द फ्रेज द बीस्ट विथ 2 बैक्स। आपको बता दें फ्रेंड्स ये जो फ्रेज है द बीस्ट विथ 2 बैक्स स्पेशली सेक्स पे बेस्ड है। यह वो शब्द संभोग कह सकते हैं। ये ऐसा जो फ्रेज है जो अथेलो में यूज़ किया गया है फ्रेंड बाय शेक्सपियर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, द बीस्ट विथ 2 बैक्स। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स विल गिव मोस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सुसाना हिज फर्स्ट चाइल्ड। उसकी पहली बेटी जो सुसाना है फ्रेंड, उसको दिया गया था लगभग विलियम शेक्सपियर का जो वसीयतनामा है ना, वसीयत में वह उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सुसाना के हाथ चली जाती है। और जबकि आपको बता दें उनकी पत्नी को सेकंड बेस्ट बेड मिलता है शेक्सपियर के द्वारा या उनके विल या वसीयत के द्वारा। नेक्स्ट है कि सुसाइड अकर्स एंड अनलकी 30 टाइम्स इन शेक्सपियर प्लेस। फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखिएगा, लगभग 13 बार सुसाइड्स होते हैं विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज में और लगभग 8 जो सुसाइड्स हैं वो पॉसिबल सुसाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसको पॉसिबल सुसाइड के नाम से जाना जाता है। और आपको एक चीज़ और फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, टाइटस एंड्रोनिकस एक ऐसा प्ले है जिसमें सबसे ज़्यादा डेथ्स हुए हैं, मौतें अगर हुई हैं तो टाइटस एंड एंड्रोनिकस में लगभग 14 मौतें हुई हैं फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। शेक्सपियर इन द क्लासरूम वाज रिटेन बाय थियोडोर ड्वाइट वेल्ड। कह रहा है कि थियोडोर ड्वाइट वेल्ड के द्वारा लिखा गया शेक्सपियर इन द क्लासरूम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल बुक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। द फूल्स ऑफ शेक्सपियर जो 1913 में आया है वार्ड फ्रेडरिक के द्वारा लिखा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द क्रिटिकल एस्से शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स, ये वाल्टर पेटर के द्वारा, शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स जो है फ्रेंड वो क्रिटिकल एस्से है, वाल्टर पेटर के द्वारा लिखा गया है, इसको भी स्टार लगा सकते हैं। द बाइबल इन शेक्सपियर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 2013 में लिखा गया था, आया था, देखने को मिला है हैमलिन और हैनिबल के द्वारा। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने कभी इसको दिया हुआ है। द बाइबल इन शेक्सपियर 2013। शेक्सपियर सेक्स एंड लव जो 2010 में दिखाई देता है। सर स्टैनली विलियम वेल्स, सर स्टैनली विलियम वेल्स, स्टैनली वेल्स वही हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया है। तो कह रहा है कि उन्होंने शेक्सपियर सेक्स एंड लव लिखा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
बढ़ते हैं आगे। इन फरवरी 1793, यहाँ तक आपको बता दें लगभग 25 क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर से संबंधित थे। अब चलते हैं हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पुलिंदा है आज। कह रहा है कि इन फरवरी 1793 वर्ड्सवर्थ पब्लिश हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो 1793 में पहला पोइट्री कलेक्शन आता है फ्रेंड्स, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के नाम से, जबकि 1807 में सेकेंड आता है, सेकेंड वॉल्यूम करके। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बिटवीन 1795 एंड 1797 ही रोट हिज ओनली प्ले द बॉर्डरर्स। अब वर्ड्स ट्रेजेडी है, ये एक लौता प्ले है फ्रेंड वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया वर्ड्स ट्रेजेडी। आपको बता दें कि यह सेट हुआ है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बॉर्डर पर, एक चीज़, और किसके शासनकाल में, तो हेनरी थर्ड के शासनकाल में यह शूट किया गया है या बेस्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बॉर्डर पर यह फिल्माया गया है, शूट किया गया है, आधारित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट इज द सब टाइटल ऑफ द पोएम द टेबल्स टर्नेड। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द टेबल्स टर्नेड जो है फ्रेंड, आपको बता दें लगभग 1798 के आसपास में लिखा गया था और पब्लिश भी होता है। और द टेबल्स टर्नेड जो है, इसका सब टाइटल है एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, है ना, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट नेचर बी योर टीचर, द टेबल टर्नेस ही उसी के द्वारा लिखा गया है, सॉरी उसी से लाइन लिया गया है, द टेबल्स टर्नेट से। लेट नेचर बी योर टीचर, अर्थात प्रकृति को अपने अध्यापक बनने दो, होने दो। ठीक है, यानी हमारा जो टीचर होना चाहिए वो प्रकृति होना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसा बोला है द टेबल्स टर्नेट में। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि बुक्स टिस अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ टेकन फ्रॉम द टेबल्स टर्नेड। आपको बता दें ये तीनों लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ही वर्क से मैंने ये क्वेश्चंस दिया है। कह रहा है कि लाइन भी ध्यान रखिएगा, किताबें जो होती हैं टिस अ डल अर्थात इट इज़ अ डल, बहुत ही क्या होती हैं, एक नीरस होती हैं, और एंडलेस मतलब अंतहीन संघर्ष होती हैं क्या, किताबें। किसके द्वारा बोला गया है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। किसमें, तो द टेबल्स टर्नेड में। आपको बता दें फ्रेंड्स, वो हमेशा कहते थे कि किताबों को छोड़िए, प्रकृति से हमें सीखना चाहिए। तो वो सामने आया है, आपको मैं बता दूं। पहला जो लाइन था, लेट नेचर बी योर टीचर एंड बुक्स टिस अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, दोनों द टेबल्स टर्नेड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन इज वर्ड्सवर्थ्स पोएम। इतना क्लियर हो गया। साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन एक क्या है, पोएम है अबाउट एन ओल्ड हंट्समैन साइमन हु लिव्स विथ हिज वाइफ रूथ। उसकी पत्नी का नाम क्या था, रूथ। फ्रेंड आपको बताता है 1798 में यह भी लिखा गया, पब्लिश होता है लिरिकल बैलेट्स में, ध्यान रखिएगा। पीटर बेल की बात कर लेते हैं। 1819 में फाइनली पब्लिश होता है पीटर बेल, और एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। और पीटर बेल द थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पैरोडी है, किसके द्वारा, शैली साहब के द्वारा। पीबी शैली के द्वारा पीटर बेल को देखते हुए उन्होंने लिखा है पीटर बेल द थर्ड, एक पैरोडी है पीटर बेल बाय वर्ड्सवर्थ पर बेस्ट। व्हेन वाज द पोएम द रिवरी ऑफ पुअर सूसन। कह रहा है कि पुअर सूसन जो रिवरी है और रिटेन बाय वर्ड्सवर्थ, तो कह रहा है कि कब यह लिखा गया था, तो कह रहा है कि व्हेन ही वाज स्टेइंग इन लंदन, जब वो लंदन में स्टे कर रहे थे, ठहरे हुए थे, तब यह पोएम लिखा गया है द रिवरी ऑफ पुअर सूसन। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which work of Wordsworth can only be called subjective autobiography? अब देखिए, सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी आ जाए या स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी आ जाए या बायोग्राफी टचेस आ जाए, तो ध्यान रखिएगा द प्रिल्यूड ही है। उस द प्रिल्यूड में ही उन्होंने अपने बारे में चीज़ें बताई हुई हैं। 1799 से शुरू होता है, 1805 में कंप्लीट होता है 13 बुक के साथ। फाइनली 1850 में 14 बुक्स हो जाते हैं और पब्लिश होता है 1850 में। ठीक, द प्रिल्यूड। Which period in Wordsworth career was marked with gloom? देखिए ग्लूम की बात कर रहा है, निराशा हाथ लगी थी। वो 1792 से लेकर के 1797 के बीच वो निराशा में जिए, कुछ भी उस तरह के वर्क नहीं आए। शुरुआत होता है 1797 या 98 से लेकर के उनका जो क्या बोलते हैं उत्थान जो होता है, ठीक है ना, उत्थान होता है उनका 1798 के बाद, नहीं तो डिक्लाइन का और 1792 और 97 के आसपास में। ठीक है, डिक्लाइन की बात कर रहा है तो 1814 के बाद भी डिक्लाइन ही होना शुरू हो जाता है उनके करियर का। 36 की बात करते हैं, अबाउट विच पोएम वर्ड्सवर्थ रोट। अब आप सुनिएगा किस पोएम के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं देयर इज़ नॉट एन इमेज इन इट, कह रहा है कि इसमें कोई भी छवि नहीं है। विच आई हैव नॉट ऑब्जर्व्ड, जिसको मैंने देखा ना हो।
यानी इसमें कोई भी छवि नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है जिसको मैंने देखा ना हो। एंड नाउ इन माई 73 ईयर, और मेरे उम्र के लगभग 73 वर्ष में आई रिकलेक्ट द टाइम, मैं उस समय और प्लेस को याद कर रहा हूँ। वेयर मोस्ट ऑफ देम वेयर नोटिस, जिन समयों को, जिन प्लेसेस को मैंने ऑलरेडी देख चुका था, उन समयों को अब मैं 73 वर्ष की उम्र में नोटिस कर रहा था या याद कर रहा हूँ, ऐसा बोला जा रहा है। फ्रेंड आपको बता दें, एन इवनिंग वॉक जो 1793 में आया था उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अबाउट विच पोएम वर्ड्सवर्थ सेड its object is partly to expose the vices of the penal law and the calamities of wars as they affect individuals। आपको बता दें, पूछ रहा है कि यह जो बोला गया है वो किस पोएम के लिए बोला गया है। तो एक पोएम है गिल्ट एंड सारो, क्या है, गिल्ट एंड सारो, जो फाइनली आपको बता दें 1842 में पब्लिश होता है फ्रेंड। उसमें यह बात बोला गया है कि कह रहा है क्या कि इसका जो उद्देश्य है, इट्स ऑब्जेक्ट इज पार्टली, इसका जो उद्देश्य है आंशिक रूप से एक्सपोज करना है। एक्सपोज करने मतलब समझ रहे हैं ना, उजागर करना है किसका, द वाइसेस ऑफ द पेनल लॉ, यानी जो दंड कानून होते हैं ना, दंड कानून के बुराइयों, ठीक है, बुराइयों एंड कैलामिटीज ऑफ वाज देयर अफेक्टेड ऑफ इंडिविजुअल। और कह रहा है कि जो विपत्तियां होती हैं, जो व्यक्तियों की जो विपत्तियां होती हैं, प्रभावित, अफेक्टेड इंडिविजुअल का मतलब होता है जो व्यक्तियों की प्रभावित विपत्तियां होती हैं उसको उजागर करना है, और जो दंड कानून होते हैं उनकी बुराइयों को उजागर करना है। और यह जो पोयम है फ्रेंड्स, गिल्ट एंड सारो बोलते हैं, 1842 में पब्लिश होता है, उसकी चर्चा किया जा रहा है वर्ड्सवर्थ के द्वारा इस लाइन में। बढ़ते हैं आगे 38 की ओर। अ नैरेटिव पोएम बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम द ट्रोजन वार। तो आपको बता दें एक नैरेटिव पोएम है एक चीज़, और ट्रोजन वार पर बेस्ड है तो उसे लाइडोमिया बोलते हैं। 1815 में पब्लिश होता है लाउडामिया। वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ एन एओलियन हार्प इन द प्रील्यूड। तो आपको बता दें अपने खुद को अगर कंपेयर किए हैं तो श्योर है कि ऑटोबायोग्राफी टचेस जरूर होगा, और ऑटोबायोग्राफिकल टचेस हैं तो श्योर है कि वो प्रील्यूड ही हो सकता है अगर खुद की बात कर रहे हैं तो। प्रील्यूड 1850। वर्ड्सवर्थ हैड नॉट टू ओनली साइट बट इन साइट, ये कमेंट है और किया है W.J. लॉन्ग ने। लॉन्ग साहब बोलते हैं कि विलियम शेक्सपियर के पास सिर्फ दृष्टि ही नहीं थी बल्कि अंतर्दृष्टि भी है। लॉन्ग साहब ने ऐसा बोला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अ लिटिल गस अप, चलिए 40 क्वेश्चन तक क्या था, विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित था। अब जो क्वेश्चन आपके समक्ष आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आपको डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन पेपर कितने सही से आप हल कर पा रहे हैं कि नहीं। आपको पता है इडियम एंड फ्रेजेस हैं, इडियम एंड फ्रेजेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने 10 क्वेश्चंस डाला है फ्रेंड, एक से एक इंपॉर्टेंट। कह रहा है पहला, अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड। अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है फ्रेंडली फीलिंग, और फ्रेंडली फीलिंग का मतलब होता है आत्मीयता, यानी ऐसा अपनापन महसूस करना, अपनापन महसूस करना इसका मतलब होगा, ध्यान रखिएगा। अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट है कूल एज का कंबर, यानी खीरे की तरह ठंडा होना, अर्थात बहुत ही शांत होना, और विथ नो वरीज, बिना चिंता के शांत होना, कूल एज कुकम्बर कहलाता है। नंबर 43 कर लेते हैं कि 19 टू द डजन। अब 19 टू द डजन का मतलब है टॉकिंग वेरी फास्ट, अर्थात बहुत ही तेज़ी से बात करना, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, यानी बिना रुके बोलना या बहुत तेज़ी से बात करना 19 टू द डजन्स होता है। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है पीटना, अर्थात बुरी तरीके से पीटना। ब्लैक मार्क्स कास्ड बाई बीइंग हिट, यानी मार खाने से जो धब्बे पड़ जाते हैं ना उसको बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू, अर्थात क्या, जोरदार मार पड़ना, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बुरी तरीके से मारना। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, सॉल्ट ऑफ द अर्थ आपको लगता होगा कितना बेहतर है ना, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, द मोस्ट वर्दी ऑफ पीपल, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। पिंक स्लीप बड़ा अच्छा वर्ब है, एडवर्ब क्या बोलते हैं, इडियम है। पिंक स्लीप, पिंक स्लीप का मतलब होता है नोटिस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम वंस जॉब, यानी नौकरी से डिसमिस होना, नौकरी से डिसमिस होना पिंक स्लीप कहलाता है, ठीक है। सलाड डे, सलाड डेज जो होता है केयर फ्री प्लीजर्स होते हैं, इसको बोलते हैं बेफिक्र होकर के जो सुख का भोग करता है आदमी, उसको सलाड डे। या ए टाइम ऑफ यूथ, यानी नौजवानों का दिन जो होता है, समय जो होता है, नौजवानी का जो समय होता है, सलाड डेज के नाम से जाना जाता है। एट 6s and 7s, तीतर भीतर इसको बोलते हैं, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड तीतर भीतर बोलते हैं, एट 6s and 7s। कई बार बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछा गया है
और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं। स्टॉर्म इन अ टी कप यानी चाय के प्याला में तूफान, इसका मतलब होगा वरीड अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी उसके बारे में चिंतित होना जो बहुत ही खास नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बारे में चिंतित होना, उसे स्टॉर्म इन अ टी कप कहलाता है या कहते हैं। टू रैन कैट्स एंड डॉग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, यानी टू हैवी रैन अर्थात मूसलाधार बारिश को हम टू रैन कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं, स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं फ्रेंड्स 51 से लेकर के 55 तक। फ्रेंड आपको बता दें एंटो और सीनो है, और एंटो और सीनो प्लस स्पेलिंग एक खास ऐसे होते हैं ना जो हमें ताकत देते हैं, मजबूत बनाते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो कह रहा है हैगार्ड। हैगार्ड आपको बता दें, हैगार्ड मतलब होता है थका हुआ, दुबला पतला या मरियल टाइप का, समझ रहे हैं ना, मरियल टाइप का, जो मरियल नहीं होता है लकड़ी टाइप का, उसे बोलते हैं हैगार्ड। उसका जो सिनोनिम होगा वीक कमज़ोर, और गांठ का मतलब भी होता है मरियल टाइप का, एकदम कमज़ोर थका हारा। फ्रेंड्स एंटो की बात कर लेते हैं तो प्लम्प गोल मटोल, और बुक्सोम का मतलब भी होता है तंदुरुस्त व्यक्ति, गोल मटोल व्यक्ति। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा और इसका सिनोनिम है हैगार्ड, गांठ एंड वीक, और एंटो है प्लम्प और बुक्सोम। डन। माल्टेडिक्शन कह रहा है कि माल्टेडिक्शन जो है फ्रेंड आपको बता दें इसका मतलब होता है श्राप। क्या होता है? श्राप या साप या अभिशाप। ठीक है, अभिशाप। कर्स का मतलब भी श्राप होता है, और एनाथेमा मतलब भी श्राप होता है, और इसका एंटो जो हो जाएगा डेडिकेशन, बोले तो समर्पण, और ब्लेसिंग से मतलब इसका आशीर्वाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है परसिस्टेंट। ठीक है, परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार। ठीक है, या डिटरमाइंड बने दृढ़, यानी इसको बोल सकते हैं दृढ़ या लगातार, लगातार। अपोजिट हो जाएगा सीजिंग और रोकना, अनस्टेबल माने स्थिर, ये लगातार हो रहा है तो ये स्थिर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। लगातार या दृढ़ होगा, परसिस्टेंट का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। डिटरमाइंड माने दृढ़ होता है, कंटिन्यूस माने लगातार होता है, इसका अपोजिट अनस्टेबल या सीजिंग हो जाएगा। दैट्स ऑल। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज मतलब होता है नीचा दिखाना। क्या होता है? नीचा दिखाना, किसी को लोअर हो सकता है, भी लिटिल हो सकता है, और किसी को नीचा दिखाने का जो अपोजिट होगा एंटो होगा, एडमायर हो जाएगा और रिस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सम्मान करना, प्रशंसा करना। सीमी, सीमी जो होता है फ्रेंड वो होता है बुरा। क्या होता है? बुरा हो सकता है या अनैतिक हो सकता है, अनैतिक हो सकता है, जैसे हम इमोरल या बुरा बोल सकते हैं। एंटोनिम की बात करते हैं तो ऑनरेबल यानी सम्मानजनक, मोरल नैतिक, नैतिक और सम्मानजनक। डन। नंबर नेक्स्ट है OWS की बात कर लेते हैं। अब OWS अभी जाइएगा नहीं, अभी जॉन गाल्सवर्दी और जॉन मिल्टन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट मलाइनर हैं आगे। OWS की बात कर लेते हैं। द साउंड ऑफ आउल्स, आउल्स उल्लुओं की आवाज़ को हूट बोलते हैं, हुटिंग सुनते हैं ना, हूट। नेक्स्ट अ डम्मी, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। अ डम्मी यूज टू डिस्प्ले क्लॉथ्स इन अ शॉप विंडो, यानी जो दुकान, कपड़े की दुकान के सामने जो पुतला खड़ा किया जाता है ना कपड़े पहना करके, पुतला जो खड़ा किया जाता है ना कपड़े पहना करके, उसे मैनेक्वीन बोलते हैं। मैनेक्वीन का मतलब होता है पुतला, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, प्रभावशाली बोली को इलोक्यूशन बोलते हैं। द आर्ट ऑफ इफेक्टिंग स्पीकिंग यानी प्रभावशाली बोली को या बोलने की कला को इलोक्यूशन कहते हैं। दैट्स ऑल। शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज, शब्दों या वाक्यांशों का जो संक्षिप्त रूप होता है ना, उस एब्रिविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्रिविएशन कहते हैं। और इनका अलग जो होता है फुल फॉर्म होता है। तो एक फुल फॉर्म होता है, एक एब्रिविएशन होता है। जैसे अगर MA तो मास्टर ऑफ आर्ट होता है ना, तो उसी तरह से MA जो होगा एब्रिविएशन हो जाएगा। फर्स्ट शो ऑफ अ फिल्म और थिएटर, अब देखिए कह रहा है किसी फिल्म या थिएटर का पहला जो शो होता है वो प्रीमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमियर। चलिए अब हमारे समक्ष आ गया स्पेलिंग। स्पेलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, सबको पता है। और आज यम लेटर से कुछ 5-6 मैं लेकर के आया हूँ। कौन सा? यम लेटर से। एक है मनौवर। मनौवर का मतलब होता है फ्रेंड्स आपको बताया था पैंतरेबाजी, पैंतरेबाजी या युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास। MANO है, EUVERE है, इसको स्पेलिंग ही हम बताने के लिए आए हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडुअल, मेडुअल मतलब होता है मध्यकालीन, तो देखिएगा मेडी
और AEVAL है मेडिवल, मध्यकालीन। मिस्चीवियस, देखिए मिस्चीवियस बोलते हैं, चे बोलेंगे तो ई वाला चला जाएगा, लेकिन आई होता है, IEVOUS होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव, और देखिएगा देखिए मेंटेनेंस, ठीक है, तो मेंटेनेंस मतलब होता है रख रखाव। मिलेनियम कई बार पूछा गया है, मिलेनियम का स्पेलिंग भी होता है 1000 वर्ष इसे कहते हैं, ठीक है, ए सीरीज ऑफ 1000 ईयर। मिलेनियम कहलाता है MILLENNIUM है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये 5-6 आपके समक्ष आपको बताता है, यम लेटर से मैं लेकर के आया था स्पेलिंग। नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर में किसी अन्य लेटर से इंपॉर्टेंट। चलिए अब बढ़ते हैं प्रीपोजिशन की वजह से, प्रीपोजिशन की ओर। प्रीपोजिशन भी एक अहम हिस्सा निभाता है हमारे TGT क्वेश्चन पेपर में, बड़ा अहम हिस्सा होता है। तो कह रहा है कि माई वाइफ्स ऑलवेज ग्रम्बल्स, तो ग्रम्बल्स जो मन होता है बड़बड़ाना, और बड़बड़ाने के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स एट हर बैड लक, यानी अपने दुर्भाग्य पर वो हमेशा बड़बड़ाती है। एट ग्रम्बल्स एट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एन ऑनररी डिग्री वाज कॉन्फर्ड, ऑन होता है प्रदान किया गया, एक जो ऑनररी डिग्री होता है उन्हें प्रदान किया गया, तो कॉन्फर्ड के साथ ऑन प्रीपोजिशन हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सी इज ओब्लाइज टू यू फॉर योर हेल्प, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओब्लाइज के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन होता है और फॉर योर हेल्प हो जाएगा यहाँ पर। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग, कहते हैं लोग ना कि टीचिंग में कितना एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन हो जाएगा। आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। डन। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, एक आंख से वो अंधा है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें आपका प्रयोग करेंगे, क्योंकि फिजिकली ब्लाइंड है, शारीरिक रूप से वह ब्लाइंड है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। नेक्स्ट है, ये फादर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, और ये मेंटली चूंकि ब्लाइंड है पिता, जो अपने बेटे के गलतियों के प्रति अंधा है, वहाँ पर हम प्रीपोजिशन की अगर बात करते हैं तो टू का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं, कुछ स्पॉटिंग एरर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। 5 years आर टू लॉन्ग टू वेट, तो आपको बता दें 5 years एक सम है, एक इकट्ठा है, सिंगुलर में आएगा, तो यहाँ पर आर न होकर के यहाँ पर इज हो जाएगा, यानी 5 years इज लॉन्ग टू वेट, टू लॉन्ग टू वेट। नंबर नेक्स्ट, नथिंग बट सैंड वेयर सीन देयर, तो यहाँ आपको बता दें नथिंग बट सैंड, तो बट सैंड को हटा देंगे तो नथिंग के साथ वेयर नहीं होगा बल्कि वाज होगा। नथिंग वाज सीन देयर बट सैंड, अर्थात वहाँ बालू ही बालू दिखाई दिए, अर्थात कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय बालू के। द इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, भाई साहब यहाँ देखिए लैंग्वेज की बात हुआ है तो द इंग्लिश का प्रयोग कतई नहीं करेंगे, द इंग्लिश का अगर प्रयोग करेंगे तो सीधे अंग्रेज हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश पीपुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर द नहीं होगा, तो हो जाएगा इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। डन। लेट यू एंड सी डांस टुगेदर, आपको बता दें फ्रेंड्स लेट के बाद कौन सा ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउंस होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, यानी क्या, तो आपको बता दें यू जो होगा यू और सी, तो यू का यू होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो सी हो जाएगा यहाँ पर हर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा लेट यू एंड हर डांस टुगेदर। डन। आगे बढ़ें अब चलते हैं साहब मिल्टन की ओर। आपको बता दें आज 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन फुली इंपॉर्टेंट। दिस इज मिल्टन एंड नो वन एल्स। मैकाले साहब बोलते हैं कि ये मिल्टन के बारे में कि यह मिल्टन है, उसके अलावा कुछ नहीं, मैकाले साहब ने बोला है। आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट, पुलमैन साहब ने बोला है पी, और यहाँ भी पी, इसका मतलब हो जाएगा आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट, पुलमैन साहब ने बोला है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ एन अनफिनिश्ड प्रोज वर्क द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, तो कह रहा है कि 1670 में अनफिनिश्ड वर्क है मिल्टन साहब का द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, 1670 में पब्लिश होता है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ मिल्टन एंटी प्रिलेटिकल ट्रैक्ट, प्रोज में लिखा गया था जो ट्रैक्ट हैं, ठीक है, कह रहा है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा जो मिल्टन का एंटी प्रिलैक्टिकल ट्रैक्ट है वो है ऑफ प्रिलैक्टिकल एपिस्कोपेसी, 1641 में पब्लिश होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटा है एक चीज़। दूसरा है इन ऑफ रिफॉर्मेशन, जो 1641 में ही लिखा गया था। मिल्टन अपोज्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल चर्च, यानी जो केंद्रीय चर्च है उसके इस्टेब्लिशमेंट पर, स्थापना पर मिल्टन साहब अपोज किए थे, किसमें, ऑफ रिफॉर्मेशन में, जो 1641 में पब्लिश होता है। इट इज़ फाइनल एंड एंटी प्रिलैक्टिकल ट्रैक्ट, कह रहा है कि एक अंतिम एंटी प्रिलैक्टिकल ट्रैक्ट है जिसका नाम है
क्या है, एपोलॉजी फॉर, एपोलॉजी होगा, क्या है, एपोलॉजी नहीं, ये गलत है, आपको बता दें, एपोलॉजी होगा, एपोलॉजी फॉर सिमेक्टिमनस जो है 1642 में आता है। यह फाइनल एंटीप्रोलेटिकल ट्रैक्ट है बाय मिल्टन साहब। द ट्रैक्ट इज फिल्ड विद द डायरेक्ट अटैक अगेंस्ट बिशप जोसेफ हॉल्स पर्सन्स। कह रहा है कि सीधे जो है अटैक किया गया है बिशप जोसेफ हॉल पर्सन के व्यक्तियों पर, यानी उनके व्यक्तियों पर। कौन सा है वो ट्रैक्ट, तो है एनिमेडवर्जेंस जो 1641 में आया था। मिल्टन वाज पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। जॉन बेली के द्वारा बोला गया लाइन है, उनका प्रशंसा करते हुए जॉन बेली साहब बोलते हैं कि मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। इन सैमसन अगेंस्ट मिल्टन अपीयर्स इन द फिगर ऑफ सैमसन। इसमें खुद सैमसन के रूप में अपने आप को दिखाते हैं। सैमसन अगेंस्ट की बात करते हैं तो 1671 में पब्लिश होता है बाई जॉन मिल्टन। विच डॉक्ट्राइन इज फाउंड इन पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट की बात करते हैं तो 1667 में पब्लिश होता है। और इसमें जो डॉक्ट्राइन सिद्धांत की बात किया जा रहा है तो वह है इच्छाओं का स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ विल। हु अपोज द लाइसेंसिंग एक्ट फॉर 1643। जो लाइसेंसिंग एक्ट आया था 1643 में, जॉन मिल्टन साहब ने बड़ा ही अपोज किया था, विरोध किया था। किसमें, एरियोपेजिटिका में, जो 1644 में पब्लिश होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेसिडस वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सैमुअल जॉनसन। आपको बता दें फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है यह भी। लेसिडस को सैमुअल जॉनसन साहब क्यों क्रिटिसाइज किए थे, तो आपको बता दें लेसिडस जो आया था 1637 में आया था। एडवर्ड किंग उनके मित्र थे, मरने पर उन्होंने लिखा था लेसिडस मोनोडी है, एलजी है। क्यों क्रिटिसाइज किए थे इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। पहली जो बात है फ्रेंड्स, ये आर्टिफिशियलिटी की बात किए थे कि एकदम बिल्कुल आर्टिफिशियल है। दूसरा है कि हार्श डिक्शन, इन्होंने बोला था कि हार्श डिक्शन का यूज़ किया गया है, हार्श डिक्शन का यूज़ किया गया है और अनसर्टेन राइम्स का यूज़ किया गया है लेसिडस में। इसलिए सैमुअल जॉनसन साहब बहुत ही क्रिटिसाइज किए थे लेसिडस का। पैराडाइज लास्ट का वही प्रशंसा किए थे, सेम वही व्यक्ति सैमुअल जॉनसन प्रशंसा किए थे। क्यों किए थे, तो आपको बता दें इनका जो इपिक स्ट्रक्चर था, जो इपिक स्ट्रक्चर था ना, इपिक स्ट्रक्चर के लिए प्रशंसा किए थे। थियोलॉजिकल डेप्थ था। और आपको सेक्टन का जो कैरेक्टर है जो बहुत पसंद आया था जॉनसन साहब को। और आपको बताता है जो इसमें मॉरल एलिमेंट्स का यूज किया गया है, इसकी वजह से पैराडाइज लास्ट को प्रशंसा किए थे सैमुअल जॉनसन साहब। बढ़ते हैं आगे। मिल्टन नेट नहीं है, मेट होगा। क्या होगा, मिल्टन मेट गैलीलियो इन 1638। 1638 में गैलीलियो साहब से मिले थे मिल्टन साहब। अ करप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, गजब का अटैक किया गया है। अ करप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सेड बाय कीट्स अबाउट मिल्टन। कीट्स के द्वारा बोला गया है, लाइन है मिल्टन के बारे में कि एक करप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। याद रखिएगा इसको भी। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर स्केर्सली एनी। विलियम हेजलिट साहब बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोले हैं कि इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर। शेक्सपियर में जो एफर्ट है वो किन में दिखाई देता है, उसकी जो बनावट है मिल्टन साहब में दिखाई देता है। और विलियम हेजलिट ऐसा बोलते हैं। आप चलते हैं 91 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक जॉन गाल्सवर्दी पर बेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट आज की जो गाल्सवर्दी का जो 10 लाइन है ना, 10 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कह रहा है पहला, मूड्स सॉन्ग एंड डॉगरेल्स। आपको बता दें पोयम्स हैं, ठीक है, पोयम है गाल्सवर्दी के द्वारा 1912 में पब्लिश होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। द बेल्स ऑफ पीस, यह भी पोयम ही है बाय गाल्सवर्दी, पब्लिश होता है 1921 में। ये 2 क्वेश्चन। नंबर 93 है अ ब्रिटिश प्ले ऑफ 9 एपिसोड। एक ब्रिटिश प्ले है जिसे 9 एपिसोड का, शोइंग द क्रुएल्टी ऑफ सोसाइटी, समाज की निर्दयता को दिखाता है, वो है एस्केप, जो 1926 में पब्लिश होता है बाय जॉन गाल्सवर्दी। द प्ले शोज द स्ट्रेस, स्टेन एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, वो है जॉय, जो 1907 में देखने को मिलता है बाय गाल्सवर्दी। क्या दिखाता है, स्ट्रेस, स्टेन एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 95 है प्ले डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ अनहैपिंग मैरिज। अनहैपिंग यानी नाखुश जो शादी है उसकी समस्या को डील करता है, वो है प्ले द फगेटिव, 1913 में पब्लिश होता है बाय जॉन गाल्सवर्दी। अब प्ले शोज द रिवोल्ट ऑफ यंग चिल्ड्रेन अगेंस्ट पेरेंटियल अथॉरिटी। जो पेरेंटियल अथॉरिटी होता, अधिकार होते हैं, वो जो छोटे यंग चिल्ड्रेन हैं वो रिवोल्ट करते हैं। यह दिखाता है कौन सा, अ फैमिली मैन, जो 1921 में पब्लिश होता है। अब प्ले एक्सपोज द एविल्स ऑफ शेल्टर होम। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आज का क्वेश्चन मैंने दिया है ना, इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे। एविल्स ऑफ शेल्टर होम, बताइए जो शेल्टर होम्स होते हैं उनकी बुराइयों को एक्सपोज करता है, उस प्ले का नाम बताइए। द पीजन 1912 है ना इंपॉर्टेंट। अ वुमन किल्स हर इलेजिटिमेट चाइल्ड टू एस्केप बाय सोशल टायरनी, अर्थात सामाजिक अत्याचार से बचने के लिए एक अवैध या एक क्या बोल सकते हैं,
इलिजिमेट अवैध ही बोलेंगे, बच्चे को मार डालती है, वह विंडोज़ है, 1922 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 99 की बात करते हैं साहब, द प्ले इज अ स्टडी ऑफ रेशियल प्राइड, एक ऐसा प्ले है जो किसका अध्ययन करता है, रेशियल प्राइड का अध्ययन करता है, सोशल कन्वेंशन का अध्ययन करता है, वो है लॉयल्टीज 1922। लेटर ड्रामा में सबसे बेस्ट ड्रामा माना जाता है लॉयल्टीज 1922 बाई गाल्सवर्दी। और आज का अंतिम क्वेश्चन फटाफट में, इट डिपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स। अब ध्यान रखिएगा, लैंडलॉर्ड्स है, ये नहीं है, स्ट्राइफ नहीं है, स्ट्राइफ की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ कैपिटलिस्ट और लेबरर की बात होता है। यहाँ लैंडलॉर्ड्स हैं, अरिस्टोक्रेट्स हैं और न्यू रिच क्लास के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स है, द्वंद्व युद्ध है। ये है द स्किन गेम 1920। फ्रेंड आपको बता दें 1920 में पब्लिश होता है बाई जॉन गाल्सवर्दी। ये रहा आज का 100 क्वेश्चंस इन फटाफट रिवीजन सीरीज नंबर 2 में। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।